हेलो गाइस। तो देखो, मॉक टेस्ट स्ट्रेटेजी की हम बात करने वाले हैं आज। और मैंने खुद ने एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, एचएसएल, एलडीसी बहुत सारे एग्जाम क्रैक किए। तो मैंने किस तरह से मॉक टेस्ट को एनालाइज किया था, किस तरह से मॉक टेस्ट से चीज़ों को आउटपुट को बाहर निकाला था कि यहाँ मुझे इंप्रूव करना है या इन चीज़ों को मैंने इसे अच्छे से किया, तो उन चीज़ों का भी हम आज की वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। सीजीएल तेज के केवल 2 महीने रहे हैं और 2 महीने मेंस के रहे। प्री और मेंस में दोनों में 2 महीने का अगर डिफरेंस मान के चले तो आपके पास टोटल 4 महीने। 4 महीने जो आपकी लाइफ बदलेंगे, 4 महीने आपकी लाइफ को डेफिनेटली बदलने वाले। तैयार हो जाओ उस युद्ध के लिए। उसके लिए मॉक टेस्ट को अच्छे से एनालाइज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अगर इस वीडियो को देखने आए हो तो स्किप करने की भूल मत करना, क्योंकि जो पॉइंट मैं आज के वीडियो में बताने वाला हूं, अगर आप उनको एक्सेप्ट करते हो, उनको अप्लाई करते हो, उनको पहचान के इंप्रूव करते हो अपने मॉक टेस्ट की स्ट्रेटेजी को एनालाइज करने के तरीके को, तो डेफिनेटली आपका स्कोर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर ना बढ़े तो आप यही कमेंट सेक्शन में आके मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि सर मेरा स्कोर नहीं बढ़ा। बट पहले उन चीज़ों को अप्लाई करना, उसके बाद चाहे आप मुझे गालियां भी दे देना अगर आपका स्कोर ना बढ़े। बट ऐसा हो नहीं सकता कि अगर जो चीज़ें मैं आज आपको बता रहा हूँ अगर वो आप अप्लाई करते हो और स्कोर नहीं बढ़े, क्योंकि मैंने पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन लिया, कोई गलतियां की गुंजाइश मैंने रखी नहीं। मैंने पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन लिया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही कि मैंने कोई गलतियों की गुंजाइश नहीं रखी, न मॉक टेस्ट को एनालाइज करने में, न बाकी चीजें करने में। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। वैसे अच्छा लगेगा ही, क्योंकि इतनी अच्छी पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपको उनको एक्सेप्ट करते हो तो डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। शायद आपके आज की सबसे अच्छी चीज ये हो सकती है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे आपको ये चैनल बहुत अच्छे से प्रॉफिट करने वाला है। चलते हैं आज के मेन मुद्दे पर कि किस तरह से मॉक टेस्ट को एनालाइज करना है। देखो, सबसे पहले तो जरूरी है कि मॉक टेस्ट को एनालाइज करने के लिए हम मॉक टेस्ट दें। अब मॉक टेस्ट कहाँ से दे सकते हैं? टेक्स्ट बुक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है मॉक टेस्ट देने के लिए। अगर टेक्स्ट बुक के मॉक खत्म हो जाए, मान लो कि मॉक खत्म हो गए, वैसे ऐसा होगा नहीं क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर मॉक ज्यादा से ज्यादा देने। मैं यही कहूंगा कि न्यू मॉक चाहे आप 20 ही दो, बट प्रीवियस ईयर के 60-80 मॉक दे लो। इस तरह से आपको चलना है कि प्रीवियस ईयर पे बहुत अच्छी आपकी कमांड हो जाए। पहली बात तो मॉक टेस्ट फॉर्मेट में प्रीवियस ईयर को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करना। और देखो, प्री से पहले मैं आपको ये भी कहूंगा कि मेंस के मॉक टेस्ट भी आप जरूर देते रहना बीच बीच में। जैसे एक वीक में एक मेंस का मॉक या 2 मेंस के मॉक और बाकी प्री की मॉक, इस तरह से मिक्स करते रहना। क्योंकि हम जानते हैं एक हद तक कि प्री क्वालिफाइंग इन नेचर है, और अगर हम मेंस में भी अच्छा स्कोर अभी से करने लग जाएंगे, प्री से पहले हम मॉक टेस्ट वगैरह में अच्छा प्रैक्टिस कर लेंगे, 390 मार्क्स में से 250, 270, 280, 300, 320, इस तरह से स्कोर बीच बीच में लाने लग जाएंगे, तो हमें कॉन्फिडेंस रहेगा प्री के बाद भी कि मैंने मेंस का जो पैटर्न है वो भी देख रखा है और मेरा डेफिनेटली मेंस में भी अच्छा ही स्कोर होगा, क्योंकि मैंने पहले से कर रखा है और अभी भी मेरे पास प्री के बाद टाइम है, मैं और इंप्रूव कर सकता हूँ। तो डेफिनेटली आपको और अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। टाइमली मेंस के मॉक जो है वो भी जरूर देते रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। आप गांठ बांध दो कि मेंस के मॉक भी मुझे देना है बीच बीच में, ताकि मैं अपने आप को जज कर सकूं कि अगर मैं मेंस में एग्जाम में जाऊंगा तो उस लेवल तक मैं अभी कहाँ स्टैंड करता हूँ। ठीक है, तो मेंस के मॉक जरूर देते रहना। अब बात करते हैं कि मान लो आपने मॉक दिया, सबसे पहले मॉक स्टार्ट कर रहे हो आप, ठीक है, मॉक देने बैठे हो, तो 3 चीजें आपके दिमाग में जरूर होनी चाहिए कि पहली बात तो मेरी स्ट्रेटेजी क्या है मॉक टेस्ट को करने की, मैं मॉक टेस्ट को किस तरह से अटेम्प्ट करूंगा। पहली पॉइंट ये होती है कि आप जब आप मॉक टेस्ट देने बैठे हो उससे जस्ट पहले यह याद कर लो कि मुझे मॉक टेस्ट के ड्यूरिंग किन बातों का ध्यान रखना है। पहली बात मुझे ये ध्यान रखनी है कि मुझे जो आता है ना उसको अच्छे से इंप्लीमेंट करना है। देखो, अगर एक मान लो एक हार्ड टेस्ट है, एक इजी टेस्ट है, तो हो सकता है आपका स्कोर वेरी कर जाए। एक हार्ड टेस्ट में आपका स्कोर कम आए और इजी टेस्ट में ज्यादा है। लेकिन जब आप इजी टेस्ट कर रहे हो, आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं एंड आप कॉन्फिडेंस में हो, आपने अच्छा स्कोर कर दिया, ठीक है। बट हार्ड टेस्ट में भी किस तरह से आपको अपने आप को ढालना है, किस तरह से अपना बेस्ट आउटपुट निकालना। किसी भी टेस्ट में ये मत सोचो कि मैं ज्यादा से ज्यादा स्कोर करूं, ये सोचो कि मैं अपना बेस्ट कैसे निकाल सकता हूं। बात मुझे जो आता है उसमें से मैं बेस्ट स्कोर कैसे कर सकता हूं। अब आपका बेस्ट स्कोर हो सकता है किसी हार्ड टेस्ट, इतना हार्ड आया टेस्ट जिसमें कि आपका 100 स्कोर आ रहा है, बट वो आपका बेस्ट है, ठीक है, आपका 100 नंबर भी आपका बेस्ट है। क्यों? क्योंकि पेपर बहुत हार्ड था और उसकी कट ऑफ मान लो 80 भी थी। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ठीक है। तो आपने उसमें अपना बेस्ट दिया और मान लो एक इजी पेपर था, उसमें आपने 160 भी स्कोर कर लिया, बट उसकी कट ऑफ 170 चली गई। तो ये है ना कि स्कोर को कभी टारगेट मत करो, हमेशा टारगेट करो कि मैं अपना बेस्ट दे पाऊँ एग्जाम में। अगर आप हार्ड एग्जाम में भी, हार्ड शिफ्ट में भी अपना बेस्ट दे लोगे ना, तो उसके बाद दिक्कत ही नहीं आएगी कहीं। तो पहली बात तो मुझे टेस्ट में अपना बेस्ट देना है। और बेस्ट कैसे देना है? बेस्ट देने के लिए मैं क्या करूंगा कि एक तो मैं जो क्वेश्चन मेरे को नहीं आ रहे, जो क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि ये मेरे को नहीं आ सकता है या ज्यादा टाइम ले सकता है, उन क्वेश्चनों को मैं स्किप करता हुआ चलूंगा। पहली स्टेप यहीं से शुरू होती है कि जो क्वेश्चन में मुझे लग जाएगा कि हाँ यार ये क्वेश्चन में मेरे को टाइम लग सकता है, या ये क्वेश्चन मैंने पहले नहीं देखा है, या ये क्वेश्चन मैंने किसी प्रीवियस ईयर की बुक में नहीं देखा है, बट आपको ये लग रहा होगा कि मैं ये कर सकता हूँ, बट अगर आप पहले से आपने उस क्वेश्चन को कभी नहीं देखा है तो उस क्वेश्चन को उस टाइम के लिए स्किप कर देना, उसको करने की कोशिश भी मत करना। ये समझदारी वाली पहली बात होगी कि आप ये चीज करो। दूसरी चीज ये करो कि मान लो किसी क्वेश्चन में अटक गए, अब क्वेश्चन आपको लगा कि मैं कर सकता हूँ, आपने स्टार्ट कर दिया एंड आप अटक गए कि अब तो यार करना ही पड़ेगा, अटक गए ना। अब वो क्वेश्चन नहीं बन रहा, बट फिर भी 1 मिनट चला गया, 1.5 मिनट, 2 मिनट चले गए, 2 मिनट चले गए, उसके बाद तो उसको ईगो पे लेना ही नहीं है। 2 मिनट चले गए तो ठीक है, आप खत्म करो उसको।
नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ जाओ, क्योंकि अगर 2 मिनट में नहीं हुआ तो आपसे होगा भी नहीं। वो भी हो सकता है सेकंड राउंड में हो जाए, 15 सेकंड में भी हो जाए, 20 सेकंड में भी हो जाए, बट इस राउंड में नहीं होगा, क्योंकि आपने 2 मिनट तो वैसे भी दे लिए। और अगर इस टाइम भी आपने उस क्वेश्चन को स्किप नहीं किया तो आप डेफिनेटली डिमोरलाइज महसूस करोगे नेक्स्ट क्वेश्चन को करते टाइम, और हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन भी आते हुए भी आपसे ना हो पाए। ये चीज रिफ्लेक्ट करती है आगे के क्वेश्चंस में भी, क्योंकि ये मैंने एनालाइज किया है कि ऐसा होता है, जस्ट एक्चुअल में ऐसा होता है कि अगर हमने 2-3 क्वेश्चन किए और उनमें अटक गए, देन आगे वाले क्वेश्चन सारे रिफ्लेक्ट होते हैं, चाहे वो हमें आ भी रहे हो, क्योंकि हम कॉन्फिडेंस लूज कर चुके होते हैं कि यार मैंने तो उस क्वेश्चन में ही 2 मिनट दिए, 3 मिनट दिए, 5 मिनट दे लिया, अब मेरे पास आगे का जो पेपर करने के लिए टाइम क्या है, कम है। तो ये चीज भी डेफिनेटली रिफ्लेक्ट करेगी आगे की। तीसरी चीज होती है कि मुझे किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। अब अगर आप जीके को 15 मिनट दे लोगे देन तो आपका एग्जाम डेफिनेटली खराब ही होना है। तो आपको फिक्स होना चाहिए मेरे अपने माइंड में कि मुझे किस पोर्शन को कितना टाइम देना है। अब देखो वो डिपेंड भी करता है पेपर के लेवल पे, बट यहाँ से आपको एक रफ आइडिया लेके जाना है कि मुझे जीके 5 मिनट में, 7 मिनट में, 4 मिनट में इस तरह करना है, क्योंकि जीके में ऐसा नहीं है कि आपको अचानक से कुछ ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो आपके पास एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि मुझे जीके में 5 मिनट देने हैं, मुझे इंग्लिश में 9 मिनट देने हैं, मुझे रीजनिंग में जो है 17 मिनट देने हैं, मुझे बाकी बचा टाइम जो है वो मैथ्स में देना है। इस तरह से एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपकी, एक रफ आइडिया होना चाहिए। जैसे मैं टेस्ट देता था तो मेरा ये होता था कि मैं सबसे पहले रीजनिंग अटेम्प्ट करूंगा, उसके बाद इंग्लिश करूंगा, उसके बाद 2 सब्जेक्ट मेरे हो जाएंगे मेरे। जैसे मान लो मैंने सबसे पहले रीजनिंग की, उसमें मान लो मैंने जैसे 17 मिनट लग गए, मैं ऑन एन एवरेज 17 मिनट मान के चलता था। उसके बाद मान लो मैंने रीजनिंग के बाद इंग्लिश की, और इंग्लिश में बहुत फास्ट करता था तो मुझे मान लो 7 मिनट लग गए, तो 17 और 7 24 मिनट, 24 मिनट हो गए 2 सब्जेक्ट में। तीसरे सब्जेक्ट में लेता जीके, और जीके को मैं 5 मिनट में करने का टारगेट बनाता कि मुझे 5 मिनट में कर देना है, मुझे जो आएगा मैं करूंगा, जो नहीं आता मैं इसको स्किप कर दूंगा उस टाइम के लिए। तो 30 मिनट में मैं ये 3 चीजें करता था, और बाकी 30 मिनट में मैं मैथ को लिए रख देता था, मैथ के लिए प्लस बाकी सेकंड राउंड के लिए, कि मान लो मैथ करने के बाद मैं वापस पूरे जो 100 क्वेश्चन है उनको देख लूंगा कि मैं कहाँ और अच्छा कर सकता हूँ, या रीजनिंग का कोई क्वेश्चन छोड़ाऊँ या इंग्लिश का कोई क्वेश्चन छोड़ाऊँ, उसको मैं बाद में अटेम्प्ट कर लूंगा। उसके लिए भी मैं 5 से 10 मिनट अंत में रख लेता था। तो पहली बात तो ये तो था आपका स्टेप 1 कि आपको किस तरह से टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। 3 बातें, पहली बात किसी क्वेश्चन पे रुकना नहीं है, दूसरी बात अगर रुक गए हो, अगर आपको लग रहा है कि मैं इस क्वेश्चन फंस गया हूँ, टाइम भी जा रहा है, तो उसको उसी टाइम छोड़ो, चाहे आपने कितना भी टाइम दे दिया हो। सेकंड राउंड में जरूर वो आपसे हो सकता है, उस टाइम में नहीं होगा, टाइम खराब मत करना। चीज ये करना कि फिक्स रखना टाइम, एक आइडिया लेके रखना कि मुझे इस सब्जेक्ट में इस पोर्शन में इतना टाइम देना है। एक आपने एक इजी टेस्ट दिया उससे पहले, उसमें आपके 180 नंबर आ रहे थे, ठीक है, आप सोचिए यार मैं तो बहुत इंटेलिजेंट बन गया, मेरे तो 180 नंबर आ रहे हैं। सेकंड टेस्ट आपने देखा और उसमें हार्ड आया पेपर, उसमें आपके 130 आ रहे हैं नंबर, बट हो सकता है आपका जो सेकंड टेस्ट है जिसमें 130 नंबर आए उसमें आपने अपना बेस्ट दिया रादर देन कि उस 180 वाले में, क्योंकि वो इजी था। तो ये चीज आप किससे कंपेयर करोगे? ये चीज आप कंपेयर करते हो परसेंटाइल से। तो परसेंटाइल ही एक्चुअल चीज होती है जो आपको बताती है कि आपने कितना इंप्रूव किया है, और परसेंटाइल का टारगेट कितना रखना चाहिए। तो अगर आप अभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मैं मानता हूं कि 90 प्लस परसेंटाइल अगर आप स्कोर कर रहे हो, देन डेफिनेटली आप बहुत अच्छी पोस्ट पे जा सकते हो, अगर मेहनत करते रहे तो। अगर मेहनत करते रहे तो कहा है मैंने, ठीक है। तो 90 प्लस परसेंटाइल को हमेशा टारगेट करो, और 95 प्लस ला रहे हो अगर, तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो, डरने की कोई नीड नहीं है, बहुत अच्छा कर रहे हो। इसी तरह से बस पढ़ते रहो एंड मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करते रहो, बहुत अच्छा करोगे, ठीक है। तो ये तो हमने बात की कि किस तरह से आपको मॉक टेस्ट को देना है, और परसेंटाइल और मार्क्स में से आपको किस चीज को देखना है। तो परसेंटाइल को देखना है, उसी से आपका पता चलेगा। एक्यूरेसी भी देखते रहना, ताकि एक्यूरेसी आपको ये रहेगी आज मेरी 87 एक्यूरेसी है तो कल मुझे 90 करनी है, फिर 93 करनी है। तो एक्यूरेसी का भी आपको इंप्रूव करने का टारगेट हमेशा रखना है। बट मेन थिंग जो होगी आपको जो इंप्रूवमेंट को दिखाएगी वो होगी आपकी परसेंटाइल। तो परसेंटाइल को देखना रादर देन की स्कोर। स्कोर से कभी किसी को कंपेयर मत करना। जैसे हो सकता है आप ग्रुप में गए, आपने देखा एक बंदे के 180 मार्क्स हैं, ठीक है, और आपने एक टेस्ट दिया उसमें आपके 160 मार्क्स। आप ये नहीं सोच सकते कि वो 180 वाला इंटेलिजेंट हो सकता है आपके 160 वाला इंटेलिजेंट हो रादर देन कि उस 180 वाले, क्योंकि ये डिपेंड करता है टेस्ट के लेवल पे मार्क्स। तो जबकि परसेंटाइल से अगर देखोगे, उसके परसेंटाइल मान लो 94 ही है और आपके 97 परसेंटाइल है 160 मार्क्स पे भी, तो आप बेहतर हो न कि वो, ठीक है। तो ये चीज से परसेंटाइल से ये चीज कंपेयर होती है। पहली बात आपको ये समझ में आएगी। अब चलते हैं, देखो कि मॉक टेस्ट कंप्लीट हो चुका है, मैंने परसेंटाइल देख लिए, मार्क्स देख लिए, कहाँ गलतियां वो देखी, ठीक है। अब आपको क्या रखनी है, कॉपी रखनी है अपने पास में, कि मेरे पास एक कॉपी है, मैं उसको मेंटेन करके चलूंगा। अब मुझे एक क्वेश्चन से लेके 100 क्वेश्चन तक, चाहे मुझे क्वेश्चन आए या नहीं आए, जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको मैं जल्दी जल्दी इसकी निकाल दूंगा। क्यों? क्योंकि जैसे मेरे को पता है कि मान लो एक सीरीज का क्वेश्चन है, मुझे पता है इसमें ये कंसेप्ट लगा +2 +4 +6 +8, तो ठीक है, उसको उस टाइम देख लो, उस टाइम कंसेप्ट दिमाग में घुमा लो कि हाँ ये कंसेप्ट लगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, उसी तरह से बाकी क्वेश्चन को देख लिया, फर्स्ट कंसेप्ट एक बार दिमाग में से निकाल दिए, ठीक है। फिर मैथ में, अब मैथ में क्या करना है कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आए, या जिस क्वेश्चन में आपको लगा मुझे आज ज्यादा टाइम दे दिया, न चाहते हुए भी ज्यादा टाइम लग गया, या आपको लगता है कि इसमें कोई नया फार्मूला आया है या कोई नए टाइप का क्वेश्चन है, उसको उस कॉपी में नोट करो जो आपने बनाई है। जरूर ध्यान से नोट कर लेना। होता क्या कि हम सोचते हैं बाद में कर लेंगे, बाद में कभी आता नहीं है, और आपकी कॉपी जो है वो वैसे ही पड़ी रहती है, और आपको लगता है मैं एक दिन पहले एक टेस्ट दे लूँ फिर कर लूंगा, अरे 2 टेस्ट होगा साथ में तो कर लूंगा, अरे एक वीक का साथ में कर लूंगा, और फिर कुछ नहीं होता।
तो ये गलती मत करना। एक टेस्ट देने के जस्ट बाद में आप ये चीजें कर सकते हो कि मेरे को कॉपी में लिख लेना है मैथ्स के जो भी गलत हुए हैं, जो भी मुझे लगे कि ये मेरे से अब आगे नहीं हो पाएंगे अगर मैंने इस क्वेश्चन को नहीं लिखा। तो कॉपी को मेंटेन करते हुए जरूर चलना है। जो क्वेश्चन मुझे मैथ में भी आ गए हो या रीजनिंग में भी आ गए, उनको भी मुझे एक बार दिमाग में से घुमाना है कि हाँ मान लो मैंने मैथ्स का कोई क्वेश्चन 10 सेकंड में भी कर दिया, बट उसको अगर हम 10 सेकंड से 5 सेकंड पे ला सकते हैं तो क्या इसमें कोई हम गुनाह कर रहे हैं क्या? उसको भी इंप्रूव कर सकते हैं ना। तो 10 से 5 सेकंड में लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसमें ये चीज कर सकते हैं कि मैंने जिस तरह से उस क्वेश्चन को किया है उस तरह से मैं माइंड में करने की कोशिश करूँ। पहले मैंने कॉपी में किया, रफ कॉपी में, क्योंकि हम जब टेस्ट दे रहे होते हैं रफ कॉपी को यूज करते ही करते हैं। बट जब हम टेस्ट को एनालाइज कर रहे हैं तो ये बात ध्यान में रखना कि वो चीजें जिनमें आपने रफ पेपर को यूज किया है, अगर वो चीजें आप दिमाग में करना शुरू कर देते हो एनालाइज करने के टाइम में, अगर आप एनालाइज कर रहे हो उन चीजों को दिमाग में चला रहे हो, एक टेस्ट में चलाया, दूसरे में चलाया, तीसरे में चलाया, एक टेस्ट ऐसा आएगा जिसमें आपको रफ कॉपी को उस टाइप के क्वेश्चन को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी। समझ रहे हो? मतलब एक टाइम ऐसा आएगा कि आप एनालाइज अगर अच्छे से कर रहे हो, अब एनालाइज अच्छे करने का मतलब यही होता है कि आप जो है जब एनालाइज कर रहे हो उन चीजों को जो आपने कर लिए, मान लो 15 सेकंड में किए, अब उन चीजों को जब आप दोबारा देख रहे हो तो उनको दिमाग में करने की कोशिश कर रहे हो, वो चीजें धीरे धीरे 15 से 10 सेकंड में आ रही है। जहां परफेक्ट हो वहां और भी ज्यादा परफेक्ट हो सकते हो, मेरी बात समझने का प्रयास करना, वहां और भी ज्यादा अच्छे हो सकते हो अगर आप इन चीजों को माइंड में करने की कोशिश करोगे। तो जो क्वेश्चन आ भी रहे हैं ना, जो आपने मैथ्स के कर लिए, रीजनिंग के कर लिए, आपने बहुत जल्दी कर लिए, 20 सेकंड में भी कर लिए, बट 20 से 10 सेकंड में अगर आ जाएगा तो कोई गुनाह थोड़ी ना हो जाएगा। तो उस चीजों को दिमाग में कर लिया करो एक बार, ठीक है, और उसको आगे बढ़ा करो इस तरह। और रॉन्ग क्वेश्चन को नोट करना ही है, जो क्वेश्चन नहीं आ रहे उनको नोट करना ही है, जिन क्वेश्चन में कंसेप्ट बहुत अच्छा है उनको नोट करना ही है, ठीक है। अब उसी तरह से आपको इंग्लिश में करना है, जो वर्ड आपको लगा कि नहीं यार ये तो न्यू वोकैबुलरी का वर्ड है, या ये कोई ग्रामर का ऐसा रूल है जो मेरे को पहले नहीं आता था, या कोई ऐसा पार्ट है, कोई ऐसा क्वेश्चन है जो मेरे को पहले से नहीं पता था इसका रूल, तो मैं उसको भी क्या कर लूंगा अपनी नोटबुक में उसी कॉपी में लिख लूंगा, ठीक है। अब बात आती है जीके की। देखो जीके पोर्शन में भी आपको बहुत अच्छा से ध्यान देने की जरूरत है। देखो अगर आप प्रीवियस ईयर मॉक को अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है, प्रीवियस ईयर के एग्जाम को अटेम्प्ट कर रहे हो, तो आपको क्या करना है कि जो चारों ऑप्शंस है, मान लो जो क्वेश्चन गलत हुआ है उसके चारों ऑप्शंस में भी क्या क्या स्पेशल है वो भी आपको उस कॉपी में नोट करना है। मैं ये कहूंगा कि जीके में अगर स्कोर करना है तो प्रीवियस ईयर को अच्छे से एनालाइज कर लो, आपका जीके का स्कोर डेफिनेटली बढ़ जाएगा। तो जब भी आप टेस्ट दो जीके में जो क्वेश्चन गलत हुआ है, जैसे मान लो कि आपका क्वेश्चन गलत हुआ कि भारत की नेपाल के साथ कितनी सीमा लगती है, ठीक है, और उसमें चारों ऑप्शन जो है वो अलग अलग दिए, जिसमें एक में बांग्लादेश के साथ सीमा का है, एक में श्रीलंका के साथ सीमा का है, एक में अफगानिस्तान के साथ सीमा का है। तो उन चारों ऑप्शन को अच्छे से देख लो, उन चारों ऑप्शन को तैयार कर लो, उससे आपका एक टॉपिक तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से जीके को भी आपको अच्छे से नोट करना है। जो क्वेश्चन नहीं आ रहे ना उसमें चारों ऑप्शन कुछ अगर आपको बता रहे हैं कि हाँ मैं वापस आ सकता हूँ नेक्स्ट टेस्ट में, वो ऑप्शन बता रहे हैं जीके कि मैं वापस आ सकता हूँ नेक्स्ट टेस्ट में, मैं अलग क्वेश्चन बन के आऊंगा, तो उन ऑप्शंस पे भी अच्छे से कमांड बनाना, उनको भी एक कॉपी में लिखते जाना। जो आ रहे हैं वो अच्छी बात है, जो क्वेश्चन नहीं आ रहे उनको कॉपी में लिखते जाना। तो इस प्रोसेस में मान लो 1 घंटा आपने टेस्ट दिया तो 1 घंटा आपको एनालाइज करने में लगेगा, मैं मान सकता हूँ ये, बट लगने तो 2 घंटे ही तो लग रहे हैं। तो 2 घंटे में अगर आपका स्कोर इंप्रूव करने के पूरे आपका स्कोप मिल रहा है, अगर आप 100 से 150 से 170 स्कोर तक जाना चाहते हो ना, तो ये 1 घंटा दो, बहुत कीमती घंटा है। जितना आप रिविजन को दे रहे हो, जितना आप अपने सिलेबस करने को दे रहे हो, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप मॉक टेस्ट को एनालाइज करने में टाइम दे रहे हो। डेफिनेटली ये चीज आपको स्कोर को बूस्ट करेगी। तो अगर आप एक कॉपी मेंटेन करके चलते हो, उस कॉपी को मेंटेन तो किया, अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बस कॉपी मेंटेन ही पड़ी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उस कॉपी का वीकली रिवीजन होना ही चाहिए। मैं सच बता रहा हूं, अगर आपने ये चीजें जो मैंने बताई वो की, कॉपी मेंटेन की और उस कॉपी का वीकली रिवीजन किया, और जब क्वेश्चंस आपके आते हैं उनको भी माइंड में करने की कोशिश की टेस्ट को एनालाइज करते टाइम, और 100 के 100 क्वेश्चंस हर टेस्ट के देखने लग गए, गलत क्वेश्चंस को नोट करने लग गए, कॉपी का टाइमली रिवीजन करने लग गए, तो डेफिनेटली हो नहीं सकता कि आपका स्कोर नहीं बढ़े। और नहीं बढ़े ना तो इसी कमेंट सेक्शन में आके आप मेरे को जो भी कहना हो, अच्छा बुरा सब कह सकते हो, और अगर बढ़ जाए तो अच्छा भी कहने, तो आप आओगे नहीं वैसे भी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि क्या पता इन फ्यूचर आपको अच्छा कहने का भी मौका मिल जाए मेरे किसी और पोस्ट पे या किसी और वीडियो पे। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप इसको एक्सेप्ट करोगे। अच्छा लगने से कुछ नहीं होना, आप इस वीडियो में जो बातें कही गई उनको एक्सेप्ट करो, उनको अपने मॉक टेस्ट की स्ट्रेटेजी में ढालो। जो मैंने बातें बताई उनको डीपली ध्यान रखना, और इस वीडियो को डाउनलोड करके या सेव करके जरूर रख लेना, ताकि जब भी ये लगे ना कि यार मैं वापस से गलत रास्ते पे जा रहा हूँ, मैं चीज को एनालाइज नहीं कर पा रहा, या मैं कॉपी को मेंटेन नहीं कर पा रहा, मुझे किस तरह से क्या करना है मॉक टेस्ट का नहीं पता, या आपका कोई दोस्त पूछे, कोई भाई बहन कोई भी पूछे, तो उसको वीडियो जरूर भेजना। इस वीडियो को सेव करके रख लेना और बार बार इस वीडियो को टाइमली देखते रहना, ताकि आपको पता चलता रहे कि मुझे कौन सी बातों का ध्यान रखना है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय दोस्तों।